गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई ब्लॉक है, वहाँ पर कोई फोर्स लग रही है उस पर एफ वेक्टर, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स ये ब्लॉक मूव होकर मान लेते हैं वो यहाँ पर पहुँच गया। मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये एस। देन वर्क डन बाय फोर्स एफ वेक्टर क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये जो एफ वेक्टर है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एस वेक्टर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमें पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो डॉट प्रोडक्ट आती है वो क्या होती है, स्केलर। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। हाँ जी, उसके बाद देखते हैं हम वर्क डन को, ये डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर का मॉडुलस एस वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा ये क्या होगा, ये जो फोर्स है वो हमारे जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रही है उसको हम थीटा बोलेंगे। वेयर थीटा इज द एंगल विच फोर्स एफ मेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। तो मीन्स ये क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्क डन आ गया हमारे पास और फोर्स एफ का वर्क डन आ गया एफ एस कॉस थीटा। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया, ठीक है। हम इस तरह से कर सकते हैं, मीन्स हमारे पास एक फोर्स दी है, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट दी है, तो उन दोनों के बीच का एंगल दिया है, हमने इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है स्टूडेंट्स, देखो कि कोई भी फोर्स होती है अगर एफ वेक्टर, ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये है, मान लेते हैं ये उसके वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स का क्या कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा। ये थीटा एंगल क्या है जो एफ वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, और वाई डायरेक्शन की कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो वर्क डन हमारा क्या बन गया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट एस है इंटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स कंपोनेंट of force F vector in the direction of x axis of that displacement क्या लेते हैं, displacement into displacement। तो हमारे पास दूसरे तरीके से हम कैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ अब हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स वर्क डन के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल। तो यूनिट उस वर्क डन का हो गया हमारे पास जूल, ठीक है जी। अब देखते हैं हमारे पास थीटा को लेकर 4 केसेस बनेंगे वर्क डन के। मान लेते हैं पहले जब हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है, फर्स्ट केस। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कोई ब्लॉक है, ठीक है, उस पर फोर्स लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो पैरेलल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। देयरफॉर वर्क डन बाय फोर्स एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एस कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू एफ इंटू एस। क्लियर। सेकेंड केस, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ब्लॉक है, ठीक है जी, ब्लॉक मान लेते हैं उसका वेट है हमारे पास 5, मास 5 है, ठीक है। तो अंडर ग्रेविटी हमारे पास नीचे क्या आएगा, 5g,
ऊपर की तरफ हमारे पास क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर कोई फोर्स F लग रहा है, तो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मान लेते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होकर पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हमारे पास S, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर देखो 3 फोर्सेस है, F वेक्टर है, दूसरी फोर्स 5G है ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड की तरफ लग रहा है। क्लियर। अब वर्क डन हर फोर्स का, तीनों फोर्सेस का वर्क डन अलग अलग आएगा। क्लियर। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो ये है क्या हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 0। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो ये क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, नॉर्मल भी तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स F इक्वल्स टू, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा डिग्री बना रहा है, तो एफ एस कॉस थीटा। हाँ जी, अगर हमने इसकी एक एग्जांपल समझनी हो तो क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक कुली है, ठीक है। कुली ने अपने सिर के ऊपर कुछ लोड उठाया हुआ है, क्लियर, और वो मूव करा है, मूव होकर कुछ डिस्प्लेसमेंट लिए उसने, और वो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब ये कुली मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन अंडर ग्रेविटी क्या होगी हमारे पास, ये जो फोर्स लगेगी अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से वो क्या 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर। देन थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। तो हमारे पास पता है यहाँ पर कोई फोर्स है, ठीक है जी, F वेक्टर है, ये ब्लॉक है, वो डिस्प्लेस होकर यहाँ पर पहुँच गया। क्लियर। ये थीटा एंगल है, ये हमारे पास S डिस्प्लेसमेंट है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, एक्यूट एंगल। क्लियर। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, वर्क डन बाय फोर्स F वेक्टर इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्क डन हमारे पास हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स F क्या होगा, थीटा 45 डिग्री ले लिया, तो ये आ गया एफ एस कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू एफ एस कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास थीटा एक्यूट है तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बैलगाड़ी है, ठीक है, उसको एक बैल पुल करा है, जो बैल की तरफ से फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है जी, वो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, थीटा क्या आएगा, 0 और 90 डिग्री के बीच में आएगा, और हमेशा ही वर्क डन की जो वैल्यू होगी या वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। फोर्थ केस, व्हेन थीटा जो है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉक है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है हमारी इस तरफ, ठीक है, लेकिन जो फोर्स लग रही थी वो दूसरी तरफ। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे लग सकती हैं। तो देखो इसकी एग्जांपल पहले करते हैं कि मान लेते हैं ये कार है, वो रोड पर मूव कर रही है, तो ये रोड की फ्रिक्शन लगी, ठीक है जी, मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हमारी इस डायरेक्शन में हो रही है, ब्रेक्स लगाई, ब्रेक्स अप्लाई किए, तो जो ब्रेक्स की फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमारे इस डायरेक्शन में और फोर्स हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पर एंगल हमारा क्या है, 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया हमारे पास, एफ एस कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू एफ एस
cos 180 डिग्री -1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एस, मीन्स ये है क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा हमेशा ही जब हमारे पास क्या होगा, थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूस होगी, वेल थीटा इक्वल्स टू ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कर लेते हैं व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो पहले हमने एक क्वेश्चन आर्टिकल किया है, इसमें जो हमारी फोर्स थी ना कांस्टेंट थी, वो फोर्स चेंज नहीं हो रही थी। क्लियर। लेकिन अब हमारे पास फोर्स क्या है, वेरिएबल है। मान लेते हैं हमारे पास जो फोर्स है, ठीक है, वो 2s है, मान लेते हैं 2s है, और हमने वर्क डन फाइंड करना है। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F when s इक्वल्स टू 1 to s इक्वल्स टू 3। ठीक है। अब देखो, जब s की वैल्यू 1 है, फोर्स कुछ और बनेगी, फोर्स की वैल्यू आएगी 2। जब s की वैल्यू 2 होगी तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 4। जब s की वैल्यू 3 आएगी तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 6। मीन्स जैसे जैसे s की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इस केस में अगर हमने फोर्स निकालनी होगी, ठीक है, वेरिएबल हमें पता है कि जब वेरिएबल होती है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। s इक्वल्स टू 1 to s इक्वल्स टू 3 f ds, तो हमारे पास उस केस में फॉर्मूला ये बनेगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और उसके साथ ही जो एक बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करें, इस ताकि आपको नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।